तो अभी 5:13 हो रहे हैं AM, यानी सुबह 4 तारीख तीसरे महीने की, यानी 4 मार्च 2017। और आजकल क्या हो रहा है, निधि बिष्ट आ रहा है, और मतलब निधि बिष्ट अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ। उसके बाद मैंने देखा फर्स्ट एपिसोड ठीक ठाक है, उसमें कोई जोक्स हैं फिर भी ठीक ठाक है। और क्या है, मेरी जेई मीन्स के वो टेस्ट होने वाला है और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा। मैंने 12th का मतलब बोर्ड्स के साथ जो पढ़ा था वो पढ़ लिया। मुझे 11th का रिवाइज़ करना है, मैं करूँगा फटाफट। और उसके अलावा हाँ, तो मेरे साथ बहुत वो फालतू पंती हो गई रात को। क्या कहते हैं, मैं कुछ प्रोग्राम्स डाउनलोड कर रहा था स्क्रीन कैप्चरिंग के लिए, तो उसमें क्या हुआ, मैंने एक प्रोग्राम डाउनलोड किया और उसके साथ एक एडवेयर आ गया। अब ये एडवेयर एक वायरस जितना ख़तरनाक है, क्योंकि ये एडवेयर खुद डिलीट नहीं होता। ये एडवेयर दूसरे एडवेयर डाउनलोड करता रहता है और बार बार पॉपअप्स आते रहते हैं मेरे ब्राउज़र में। इसकी वजह से मुझे अपना ब्राउज़र चेंज करना पड़ा। पहले मैं क्रोम यूज़ करता था, अब मैं क्रोमियम यूज़ करता हूँ। उसके अलावा तो उसका नाम मैं भूल गया। एक मिनट में देख के बताता हूँ। नहीं छोड़ो, बाद में देखूँगा। तो वो ए से कुछ शुरू था और वो हमेशा आता था। उसकी वजह से ढेर सारे एड्स आते थे और क्या कहते हैं, ऐड ब्लॉक उसकी वजह से मेरा इंस्टॉल नहीं होता था। मुझे ऐड ब्लॉक यूज़ करना पसंद नहीं, लेकिन मेरे पास तब भी पावर होनी चाहिए ऐड ब्लॉक की। मेरे पास पहले ऐड ब्लॉक था, अब ऐड ब्लॉक इंस्टॉल नहीं हो रहा जिस बेसिस में ऑफ, तो मैंने ऐड ब्लॉक अब क्रोमियम पे इंस्टॉल किया और डिसेबल कर दिया। लेकिन अब मेरे पास पावर है ऐड ब्लॉक यूज़ करने की। तो बी केयरफुल। कोई प्रोग्राम डाउनलोड करो, उसमें देख लो कि वो तो नहीं आने वाला एडवेयर। और एक ख़तरनाक वाला एडवेयर था। मैं इस एडवेयर के बारे में पढ़ रहा था तो हमेशा ब्रैकेट में आ रहा था वायरस ट्रोजन, मतलब इसको वायरस और ट्रोजन से कंपेयर कर रहे थे, इतना ख़तरनाक था। और उसने काफ़ी डैमेज किया मेरे कंप्यूटर को। मैंने क्रोम यूज़ करना बंद कर दिया। और मैं आजकल क्या कहते हैं, वेस्टर्न न्यूज़ बहुत फॉलो कर रहा हूँ, और वो भी यूट्यूब पे। तो मैंने क्या कहते हैं, सर्जन ऑफ आखर के बारे में पढ़ा, मतलब देखा क्या क्या है। मैं इस जॉर्डन पीटरसन को फॉलो कर रहा हूँ, माइलो यूनाइटेड को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ। मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा, फिर भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ड्रामा हो रहा है। गैल्विन मैगेनिस और TYT, क्या कहते हैं, एलेक्स जॉन शो, ये अलग अलग चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं। फेमिनिज्म के बारे में बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, सोशल जस्टिस वॉरियर्स के बारे में बोल रहे हैं। मेरे को यूट्यूब पे ढेर सारा ड्रामा देखने को मिल रहा है। और जैसे हाँ, एक ड्रामा था जैसे जिसमें क्या कहते हैं, मतलब अभी जो ड्रामा चल रहा है कि प्यूडीपाई और प्यूडीपाई पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक्यूजेशन लगाया कि वो उसके रिमार्क्स एंटी सेमेटिक हैं। और उसने कुछ एंटी सेमेटिक मतलब जूस के खिलाफ जोक्स। और हमें पता है कि मतलब जर्मनी की हिस्ट्री थी कि उसने जूस पे अत्याचार किए थे, उनको क्या कहते हैं, बंकर में ले जाके मार दिया था। अब मुझे लोग बोलते उतना ही पता है, मैं कभी कभी हिस्ट्री पढ़ता नहीं, मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, और मैं मतलब ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हूँ उन सब चीज़ों के बारे में बोलने के लिए। जो भी मैंने अपना आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से ओपिनियन बताया, मैं उसको डाल रहा हूँ। तो उसकी सारी की सारी वीडियोस सरकास्टिक थी, और वो कुछ सीरियस नहीं था। दूसरा, एक वीडियो में वो मतलब बता रहा था, वो कह रहा था कि लोग मेरे को पता नहीं क्यों फालतू में एंटी सेमेटिक समझते हैं। और उसने एंड में एक वीडियो
एंड में क्लिप डाली है उसकी पूरी की पूरी वीडियो में कि उसने नाजी कपड़े पहने हैं और वो नाजी वीडियोस देख रहा है, बट वो एक जोक था। वो कहना चाह रहा था ये है क्या, ऐसे थोड़ी करता हूँ मैं। तो उस तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पूरा का पूरा मोन्टाज बनाया उसके सारे जोक्स का, और उसको अपनी वेबसाइट पे डाला और कहा कि भाई ये बंदा एंटी सेमिटिक है। और ये बंदा बार बार जूस के खिलाफ जोक्स बनाता रहता है। तो इसकी वजह से ये प्यूडीपाई है, मैं प्यूडीपाई की बात कर रहा हूँ, शायद मैंने अभी पहले नहीं बोला। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये सब बोला इसकी वजह से डिज्नी के अंडर में एक कंपनी, उसकी वजह से क्या हुआ, तो डिज्नी के अंडर में कंपनी थी, उसका नाम मैं भूल गया, मेरे फैक्ट्स सही नहीं है, मैं दूसरे यूट्यूबर्स जो बोल रहे थे उधर से वो सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो प्यूरी हाँ, वॉल स्ट्रीट तो क्या प्यूडीपाई का जो ऐड था उसका नेटवर्क था वो डिज्नी के अंदर एक कंपनी थी उसके साथ था, और ये उसका एक यूट्यूब पे एक शो था, पता नहीं मुझे यूट्यूब शो का सिस्टम। तो उसका एक शो था यूट्यूब रेड, उस पर कुछ करने वाला था, ये आर्टिकल आया तो क्या है प्यूडीपाई ने अपने नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप ख़त्म कर दी, और उसका यूट्यूब में मना कर दिया यूट्यूब रेड चलाने से। तो अब इसमें अब हमें शायद डिज्नी और यूट्यूब को ब्लेम करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना सपोर्ट ले लिया जब प्यूडीपाई से, जबकि प्यूडीपाई की गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी हम कह नहीं सकते कि उनकी गलती है, क्योंकि लोग वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब बहुत बड़ा ऑनलाइन न्यूज़ सोर्स है। अगर डिज्नी और यूट्यूब को उससे प्यूडीपाई से टाइज इसलिए तोड़ने पड़े क्योंकि अगर वो ना तोड़ते तो लोग उनको अक्यूज़ करना शुरू करते। शायद उनको डिज्नी वालों और यूट्यूब वालों को पता है कि प्यूडीपाई ने कोई एंटी सेमेटिक रिमार्क नहीं, कोई एंटी सेमेटिक स्पीच नहीं की, मतलब उसके एंटी सेमेटिक अगर जोक्स थे वो तो वो जोक्स थे, कुछ सीरियस नहीं था। तो उनकी भी ज़्यादा गलती नहीं क्योंकि उनको अपने ब्रांड को बचाना है, तो कुछ कर नहीं सकते। दूसरा वॉल स्ट्रीट, दूसरा प्यूडीपाई को लगा कि हाँ शायद उसके जोक से कुछ लोगों को बुरा लगा हो सकता है, तो उसने सॉरी बोला। दूसरा उसने एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाई थी, उसमें उसने लोगों से सॉरी बोला। दूसरा उसने मिडिल फिंगर दिखाई वॉल स्ट्रीट जर्नल को, और उसने एक्सप्लेन किया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल और मेन स्ट्रीम मीडिया वेस्टर्न वर्ल्ड में, हमारे हिंदुस्तान से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड में मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या रोल है। मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों को ब्रेन वॉश करती है अपने लिए। तो कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगा जो ग्रेड ए, अंडर ए और प्यूडीपाई पॉइंट आउट किए। पहला, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पूरी की पूरी वीडियो देखी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मतलब जो देख के समझ आता, वॉल स्ट्रीट जर्नल वाले बैठे, उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं प्यूडीपाई को एक एंटी सेमेटिक रेसिस्ट दिखाऊँ। तो उन्होंने सारे एंटी सेमेटिक जोक्स, वो जोक्स थे वो सीरियस नहीं थे और वो एंटी सेमेटिक भी नहीं थे, वो सार्कास्टिक थी। उन सब जोक्स का मोन्टाज बनाया और पोस्ट कर दिया, ठीक है। और लोग उसको देखने लगे और फिर लोगों
की नज़र में प्यूडीपाई एक रेसिस्ट और क्या कहते हैं एंटी सेमिटिक हो गया। दूसरा जो राइटर है, मतलब जिन 3 लोगों ने इस स्टोरी पे काम किया था, एक आर्टिकल था, उनमें से एक बंदे ने खुद ज्यूज़ के खिलाफ जोक्स रखे थे, खुद ज्यूज़ के खिलाफ जो जोक्स बनाए थे, जो एंटी सेमिटिक थे, जो थोड़े रेसिस्ट थे, मतलब उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और उसी ने ये आर्टिकल लिखा। मतलब एक तो गलत है और ऊपर से हिपोक्रेट भी है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो क्या कहते हैं, अलग अलग देशों के लोगों के पॉलिटिक्स में घुसते हैं, नाक करते हैं, उंगली करते हैं, अकॉर्डिंग टू अदर पीपल। मैंने कभी रिसर्च नहीं की, मैं ऐसे अपनी गांठ से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने रिसर्च नहीं की। अगर आप इसको सुन रहे हैं तो अपनी खुद रिसर्च कीजिए। मैं ओपिनियटेड, मैंने दूसरों की ओपिनियन सुन लिए, उससे बोल रहा हूँ। तो हाँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल मैनिपुलेट करती है लोगों अपने फ़ायदे के लिए। वो स्टोरी नहीं बताती, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम जो भी स्टोरी लिखेंगे छपेगी, लोग सुन देखेंगे, कुछ भी लिखो, हम अपना क्या कहते हैं, अप, हम अपनी बातें बताएंगे, हम जो बताना चाहते हैं वो बताएंगे। तो प्यूडीपाई ने ये एक और चीज़ पॉइंट आउट की, द सन जो है, द सन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल दोनों का एक ही ओनर है, जिसका मैं नाम भूल गया। तो और द सन बहुत, मतलब द सन की खास कुछ रेपुटेशन नहीं है, द सन को भी मानते हैं कि वो बेकार, एकदम अनरिलायबल है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक ही ओनर और द सन का एक ही ओनर, तो हम दोनों को क्या कहते हैं, हम सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते और वॉल स्ट्रीट जर्नल को ट्रस्ट नहीं कर सकते। और क्या कहते हैं, HT प्रोडक्शंस ने थोड़ा क्रिटिसिज्म किया है, अगर हम उसको देखें तो वो अच्छा होगा। क्या कहते हैं, राइटर्स का क्रिटिसिज्म किया है, उसने ट्विटर पोस्ट देखे HT प्रोडक्शंस ने, और बस ये चल रहा है। मेरी JEE मेन आने वाले हैं, तो मैं कैसे पढ़ूँगा मैं। हाँ, तो मैं वही, मतलब मैं कोई क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करने वाला, मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं पढ़ूँगा और अपने पढ़े हुए की आवाज़ रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। मैं 2 ही चीज़ें करूँगा, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और सारे फिनोमिनन एक बार फटाफट कर लूँगा, मतलब 1 घंटे में 3 चैप्टर वाली स्पीड। और मैं JEE मेन और JEE एडवांस के पुराने क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि JEE एडवांस के 70% क्वेश्चन JEE मेन में आए थे पिछले साल के JEE एडवांस के क्वेश्चन, तो मैं वो करूँगा। बस ये प्रोसेस में रिपीट करता रहूँगा और फिर मेरा काम हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना, 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हाँ, 3 सब्जेक्ट मुझे 11th का भी करना है, 12th का भी करना है। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा मेरे ख्याल से, हो जाएगा। मैं करता हूँ। एक और चीज़ हुई आज, बिस्ट प्लीज देखा मैंने, बिस्ट प्लीज का पहला एपिसोड DBF ने कहा था 18 तारीख को आएगा, लेकिन फिर उन्होंने किसी वजह से पोस्टपोन कर दिया और अब रिलीज होता है 18 फरवरी को आएगा, मतलब मार्च में, ये 18 मार्च में आएगा, अभी अप्रैल में आएगा। मैंने गलत डेट बता दी शुरू, आज 3 अप्रैल, सॉरी, हाँ, तो अप्रैल में आ गया, जबकि मार्च में आना चाहिए था। तो पता नहीं कि किस वजह से, कोई वजह थी। तो PDF का, हाँ, बिस्ट मैंने देखा तो वो मुझे ठीक ठाक लगा। बिस्ट के पहले एपिसोड में बिस्ट की सारी प्रॉब्लम्स बताई, उसमें थोड़े जोक्स थे ठीक ठाक, समझ आ रहा था हाँ कुछ हो रहा है,
कमेंट्स में मैंने लिखा था कि ज़्यादा जोक्स नहीं है, और इस चक्कर में मैंने भी किया था ज़्यादा जोक्स थे, लेकिन उसमें ठीक ठाक जोक्स थे। और एक कॉमेडी होती है, किसी और की ट्रेजेडी हमारी कॉमेडी, तो उस बेचारे के साथ ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी हो रहा था और उसको थोड़ा सा कॉमिकल वे में दिखाया है। बिल्कुल ये एक्टिंग रियलिस्टिक थी, मतलब एक्टिंग लग रहा था कि हाँ लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, तो उनके साथ ही सिचुएशन हो गई। लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी मुझे अनरियलिस्टिक लगी, जो ठीक है, वेब सीरीज है, क्या कर सकता है। सिचुएशन अनरियलिस्टिक थी, लेकिन लोगों की एक्टिंग, उनकी रिएक्शन रियलिस्टिक थी, उनकी इम्परफेक्शन से रियलिस्टिक थी। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। जो बिस्ट का मेन रोल किया, नीतू बिस्ट का मेन रोल नीति बिस्ट ने किया, वो बहुत बढ़िया किया। हाँ, बहुत बढ़िया किया। मतलब नीति बिस्ट में चार्म, एक्टिंग चार्म है, उसके स्पीच में ही ह्यूमर है, जो मैं चाहता हूँ मेरे अंदर भी हो। वो अगर उसके आप वो देखोगे, क्या कहते हैं, लाइव स्ट्रीम्स पॉडकास्ट, तो बोलने में मतलब उसकी एक्टिंग और उसके क्या कहते हैं लाइव स्ट्रीम से पता चलेगा कि हाँ उसकी पर्सनालिटी, वो डाउन टू अर्थ भी है, वो बोल्ड भी है, वो ह्यूमरस भी है। मतलब ऐसे लोग होने चाहिए, और स्मार्ट, मतलब स्मार्ट दिखती है, हल्की टॉम बॉयिश है। मतलब कुछ लड़के होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्ली होती है, इतनी गर्ली होती है कि उनसे रिलेट करना मुश्किल होता है, और ये रिलेटेबल है। ठीक है, तो अगर ये किसी छोटे लड़के की बड़ी बहन होगी, तो उस छोटे लड़के को बड़ा मजा आएगा कि उसकी ऐसी बड़ी बहन है। मेरी बोर्ड्स हुई, मेरी बोर्ड्स ठीक ठाक है। मेरे को हल्का सा डर था कि कुछ नाटक हो सकता है, जैसे मुझे इतने मार्क्स चाहिए कि मैं जेई एडवांस दे पाऊँ। अगर मतलब मेरी जेई में भी ठीक ठाक हो जाए, मैं जेई एडवांस में दे पाऊँ, तो मुझे जेई एडवांस देना है। मेरा कोई भी बोर्ड कैसा भी है, मैं उसको मेजर करता हूँ इस बात से कि बोर्ड के बाहर निकालने से, एग्जामिनेशन रूम के बाहर निकलने के बाद मुझे कैसा लगा। तो मैं अगर उसको एक ऑर्डर में लगाऊँ, मुझे कंप्यूटर साइंस का टेस्ट देने के बाद सबसे अच्छा लगा, उसके बाद मुझे इंग्लिश का टेस्ट देना सबसे अच्छा लगा, उसके बाद मुझे मैथ्स, उसके बाद फिज़िक्स, और उसके बाद केमिस्ट्री। और इत्तेफाक से ये पूरा ऑर्डर जो है वो उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में मैं इन सारे सब्जेक्ट्स को लाइक करता हूँ। ठीक है, और हाँ, इंग्लिश भी इस ऑर्डर में आ गया, और इंग्लिश को हम एज ए सब्जेक्ट काउंट नहीं करते क्योंकि हम साइंस के बच्चे, मैं साइंस का बच्चा हूँ। तो लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है। इंग्लिश मुझे इन सब भारी भारी सब्जेक्ट्स के बीच में एक अंडरडॉग लगता है, एक इनोसेंट सा बंदा, मतलब एक इनोसेंट सा लड़का जिसकी कोई वैल्यू समझता नहीं है, लेकिन तभी वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मतलब इंग्लिश, इन पाँचों सब्जेक्ट में से इंग्लिश सबसे ब्यूटीफुल है। हो सकता है कि मैं फेल हूँ, हो सकता है इसी सब्जेक्ट की वजह से मेरे मार्क्स में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन पाँचों सब्जेक्ट में से सबसे स्वीट ये सब्जेक्ट। और इन 2 सालों में मेरे सामने पाँचों सब्जेक्ट की पर्सनालिटी बन चुकी है, और
इन 5 सब्जेक्ट में मुझे इंग्लिश सबसे डाउन टू अर्थ लगा। 11th क्लास ज्वाइन करने से पहले मुझे इंग्लिश सबसे ज़्यादा अकड़ू लगता था सब्जेक्ट, लेकिन अब मुझे डाउन टू अर्थ लगता है। इसका मेन रीज़न है, मतलब मैं इन सब सब्जेक्ट्स को उनकी टीचर के हिसाब से जज कर रहा हूँ। तो मुझे 10th के पहले इंग्लिश टीचर बहुत ज़्यादा अकड़ू लगता था। मुझे ज़्यादातर अकड़ू इंग्लिश टीचर ही मिले। अकड़ होती है उनमें, एक इग्नोरेंस वाला घमंड होता है, एक लैक ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। और 10th के पहले मेरा जो फिज़िक्स टीचर, मेरे फिज़िक्स साइंस टीचर थे, मतलब ऐसा कुछ सब्जेक्ट डिफरेंस था, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमरस था। हमारी बायो, एक हमारी दूसरी साइंस टीचर थी, वो बायो पढ़ाती थी, वो भी बहुत स्वीट थी। उनके अंदर भी सेंस ऑफ ह्यूमर था, मतलब इंडियन सेंस ऑफ। और एक दूसरा जो होता है कि लोग ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं तो कम रिलेटेबल लगता है। उठना गए मेरे, कम रिलेटेबल लगता है, और इसलिए वो इंग्लिश बोलते थे और वो कम कम रिलेटेबल लगते थे। लेकिन अब क्या कहते हैं, उल्टा हो गया, सारे टीचर पागल हैं। कोई टीचर अजीब तरीके से बात करता है, कोई टीचर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बदतमीज़, डीमोटिवेटिंग है। कोई टीचर बहुत एक्सट्रीम, वो मजाकिया है, एक्सट्रीम है, पागल है और मारता है। मतलब मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरे को जो इंग्लिश टीचर मिली वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ थी, बहुत ज़्यादा स्वीट और पोलाइट थी। और भूरी थी, इसलिए इंग्लिश कोर मुझे शक्ल से, मतलब इंग्लिश कोर एक इंसान होता तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होता, एक दूसरे देश से आया हुआ, जिससे हम कल्चर एक्सचेंज कर सकते ना, वैसा। और बाकी 3 सब्जेक्ट मुझे बुलीज लगने लगे अपने देश के, जिनको बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना आता है, और वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और जो कंप्यूटर साइंस मेरा दोस्त है, वो धीरे धीरे इन तीनों सब्जेक्ट के साथ जा रहा है। उसको लग रहा है कि हाँ, मैं इस ग्रुप में कुछ खास नहीं हूँ, ये 3 हैं जो लोग हैं, इनके साथ बैठ, ऐसी फीलिंग आती है मुझे इन सब सब्जेक्ट से। ये बहुत, मतलब जो मैंने बोला बहुत गोबर है, लेकिन ये मेरे हिसाब से। अब मेरी इच्छा है कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में अपनी पढ़ाई का एक्सपीरियंस बताऊँ। तो मैं बताना चाहता हूँ, होपफुली मैं मेहनत करूँ, पढ़ाई करूँ इस चीज़ के बाद। हाँ, तो एक और चीज़, मुझे 6 घंटे में बैठना पड़ेगा क्लास में, और क्लासरूम में मेरी सिर्फ 5% पढ़ाई हो पाती, क्योंकि मैं एक टॉपिक को देखता हूँ, उसको ढंग से समझता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और क्लासरूम में टॉपिक पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, टॉपिक एक ही स्पीड से चलेगा, और मुझे उस स्पीड से चलना पड़ेगा, और मैं उस स्पीड को हैंडल नहीं कर पाऊँ, चाहे वो बहुत स्लो हो चाहे वो फास्ट हो, मुझे अपनी स्पीड से पढ़ाई करनी है। तो मैं वहाँ 6 घंटे बैठता हूँ, वहाँ होती है मेरी 5 घंटे की पढ़ाई, और अगर मैं यहाँ 6 घंटे बैठूँगा, मेरी 4 घंटे की पढ़ाई होगी, जो बहुत मतलब अच्छी है मेरे स्टैंडर्ड्स के लिए। 6 घंटे पढ़ाई एज इन मैं 45 मिनट्स पढ़ाई करूँगा, 5 मिनट ऐसी बकवास करूँगा। लेकिन सही वो करते हैं, पढ़ाई करेंगे, सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करेंगे क्लास में जाने के बावजूद। और जो मेरे घर में जो रिलेशन है, बातचीत होती है, मैं अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं सकता, बात नहीं कर सकता मैं उनसे, तो नहीं करूँगा, मुझे जाना पड़ेगा। और फिर वो सोच रहे हैं कि मेरा भला हो रहा है वहाँ कोचिंग जाने से, और मैं उनको कह भी नहीं सकता कि नहीं, और द सरफेस ही भला लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है।
मुझे क्या ज़रूरत है करने, जेई मेंस के क्वेश्चन को जो मुझे मटेरियल मिला है बस उनको पढ़ लूँगा, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, खुद कर लूँगा, लेकिन मैं खुद करूँ तो मुझे इस चीज़ से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा प्लान ये है कि ये जो 5 दिन में मेरे टाइम वेस्ट होने वाली क्लासेस होने वाली है उनमें मैं पहले पढ़ के जाऊँ ताकि मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये एक ऑब्स्टिकल है, मुझे इसको ओवरकम होना पड़ेगा और एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि मुझे कितनी चैप्टर्स होने लग रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट के लगभग 30 चैप्टर होते हैं और मुझे 90 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन 90 चैप्टर बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन 90 चैप्टर को अगर मैं पेजेस में डिवाइड करूँ तो हर चैप्टर को मैं अगर मैं 50 क्वेश्चन जेई मेंस के करता हूँ और 20-20 क्वेश्चन जेई एडवांस के पिछले साल के, तो वो कुल मिला के मान लो 20 पेज भरेंगे, मुझे 1800 पेज पढ़ना है। 1800 पेज पढ़ना आसान है 5 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग एक दिन में 2-2 नॉवल करते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर एक दिन में 2 नॉवल हो सकती है तो 5 दिन में 10 बार सिलेबस रिवाइज हो सकता है, बीइंग मोर ऑप्टिमिस्टिक। और 2-2 नॉवल इस बात के बावजूद कि स्कूल भी जाता है, मतलब मैं एक लड़की को जानता हूँ जो 2-2 नॉवल एक दिन में पढ़ती थी और वो पागल है, वो बहुत ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ती है और बहुत स्मार्ट भी है। मैंने मतलब अगर हम इंटेलिजेंस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें, स्मार्ट मतलब 5 कैटेगरीज होती हैं मुझे पता है, और मुझे उनमें से 2 ही कैटेगरीज पता है क्योंकि मैं लोगों को इन 2 कैटेगरीज पर जज करता हूँ। एक होता है आईक्यू और एक लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब लॉजिकल रीजनिंग, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। मुझे एक याद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक होता है, और बाकी मुझे 2 याद नहीं है। तो वो लोग लिंग्विस्टिकली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा आता है। मैं एक उन लड़कियों को जानता था कि वो बहुत बुक्स पढ़ती थी और उनकी बोलने का तरीका वो मतलब वो बोलती थी, ऐसा लगता था कि उनकी नेटिव टंग इंग्लिश है, इंडियन एक्सेंट वाली इंग्लिश है और वो हिंदी बोलती है, वो इतनी स्मार्ट थी। दूसरे एक और मेरे स्कूल में, मैंने स्कूल चेंज किया, दूसरे स्कूल में जो मेरी सीनियर थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलती थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थी और मतलब उनकी पर्सनालिटी भी ब्राइट थी और वो भी बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती थी और वो उनका आईक्यू भी अच्छा था, लॉजिकली भी बहुत स्मार्ट थी, लेकिन वो लिंग्विस्टिकली बहुत स्मार्ट थी। ये अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अभी ये ब्राउज़र मुझे परेशान कर रखा है क्योंकि उसमें एडवेयर डाउनलोड हो गया, वो फिक्स करूँगा मैं। इस चक्कर में मैं अपने आप को फोर्स करता हूँ कंप्यूटर्स के बारे में और सीखने के लिए। तो होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में मैं अपनी जेई मेन के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा, जेई मेन की तैयारी के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा, अपने टीचर्स के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में और से बात करूँगा, और बुक्स अलग अलग बुक्स के बारे में बात करूँगा। मुझे मैं बता देता हूँ मुझे क्या क्या बात करनी है फ्यूचर में। मुझे एजुकेशन के बारे में बात करनी है, मुझे किताबें लिखने, टेक्स्ट बुक लिखने के तरीके के बारे में बात करनी है, मुझे मार्केटिंग के बारे में बात करनी है, मुझे कोचिंग क्लासेस के बारे में बात करनी है, मुझे और
म्यूज़िक के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, हाँ वीडियो गेम्स के बारे में बात करनी है, वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर में डिफरेंसेस के बारे में बात करनी है, और पायरेसी के बारे में बात करनी है, बड़े होने के बारे में बात करनी है, तो आप छोटे होते हैं बड़े होते हैं उसके बारे में, डिफरेंस पेरेंट्स के बारे में बात करनी है, मतलब जो एक स्टूडेंट बात करेगा, अजीब अजीब चीज़ें, सही चीज़ें